स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में आज हम जेपीएससी के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जनरल स्टडीज़ पेपर 1। ठीक है, तो ये जनरल स्टडीज़ का होगा, पेपर 1 के लिए है। उसके बाद इसके बाद मैं पेपर 2 के लिए भी अपलोड कर दूंगा जेपीएससी के लिए। तो आप इस टेस्ट सीरीज़ को देख लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरे व्याख्या सहित इसका पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ इसका पूरा 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन मैं करवाऊँगा इस वीडियो में। तो आप शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं जेपीएससी के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट पेपर 1 के लिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहला क्वेश्चन जो है, यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण कहा। तो इसका पहला का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गौतमी पुत्र सातकर्णी ने। सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी ने स्वयं को सच्चा या अनूठा ब्राह्मण कहा। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो दूसरा का जो डी है, इसमें बौद्धों ने जन्म के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा को स्वीकार किया, ये जो है यहाँ पे गलत है। बाकी जो सभी है इसमें सही है। मनुस्मृति में चंडालों के कर्तव्यों की सूची मिलती है। उन्हें गांव के बाहर रहना होता था। वे फेंके हुए बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। रात्रि में वे गांव और नगरों में चल फिर नहीं सकते थे। मनुस्मृति के अनुसार पैतृक जायदाद का माता पिता की मृत्यु के बाद सभी पुत्रों में समान रूप से बंटवारा किया जाना चाहिए, किंतु ज्येष्ठ पुत्र विशेष भाग का अधिकारी था। बौद्धों ने इस बात को स्वीकार किया कि समाज में विषमता मौजूद थी, किंतु यह भेद न तो नरसैंगिक थे और न ही अस्थायी। बौद्धों ने जन्म के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा को अस्वीकार किया था। तीसरा नंबर क्वेश्चन आइए। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है महाजनपदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो तीसरा का इसका सही जो विचार करने के बाद इसका तीसरा जो सही है वो है तीसरा का ए, केवल एक इसमें जो है ये जो है उपयुक्त कथन है। ठीक है, बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में महाजनपद नाम से 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है, ये सही है। दूसरा यहाँ पे गलत है। बौद्ध तथा जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में अगंतुर निकाय महाजनपद नाम से 16 राज्य का उल्लेख मिलता है। वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पंचाल, गंधार और अवंती जैसे राज्यों का इन ग्रंथों में स्पष्ट उल्लेख मिलता है। अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन होता था, लेकिन गण और संघ नाम से प्रसिद्ध राज्यों में कई लोगों का समूह शासन करता था। इस समूह का प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। भगवान महावीर तथा बुद्ध इन्हीं गणों से संबंधित थे। नेक्स्ट आइए चौथा नंबर में। चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। इतिहासकारों के अनुसार इसके क्या कारण थे। तो चौथा का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 2 3 4। 1 2 3 4 ये सभी इसके सही कारण थे। ठीक है, पांचवा नंबर में आइए। पांचवा बोरा सिंध का बाग हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान को कहा जाता है। तो पांचवा का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहनजोदाड़ो को, और इसको मृतकों का टीला भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए छठा नंबर में। 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो छठा का इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, यहाँ पे देखिए बादशाहनामा हो जाएगा, बादशाहनामा हो जाएगा आपका अब्दुल हमीद लाहौरी, ए का 4। उसके बाद हुमायूं नामा हो जाएगा गुलबदन बेगम, हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखी थी। और चार चमन जो है वो चंद्रभान ने लिखे थे। और मुंतखाब उत तवारीख ये जो है ऑप्शन डी वो अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखा था। ठीक है, तो इस तरह से इसका छठा का ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट आइए सातवां नंबर में। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है अकबर के द्वारा तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति किस वर्ष की गई। तो सातवां का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1563 ईस्वी में। और जजिया कर की समाप्ति की घोषणा 1564 ईस्वी में किया गया अकबर के द्वारा।
और राजधानी का लाहौर स्थानांतरण 1585 ईस्वी में किया गया अकबर के द्वारा। ठीक है, ये सब कुछ अकबर के द्वारा लिए गए निर्णय थे। 8वां नंबर में ये मुगल काल के अंग्रेजों के प्रतिनिधि टॉमस रो किसके दरबार में आया था? तो 8वां का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जहांगीर के दरबार में। और टॉमस रो जेम्स प्रथम का दूत था, ठीक है, जो जहांगीर के दरबार में आया था। 9 नंबर क्वेश्चन में आइए। 9 नंबर क्वेश्चन बोला मुगल काल में हरकारों का संबंध निम्नलिखित में से किस विभाग से था? तो 9 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डाक विभाग। ठीक है, और इन्हें कसीद अथवा पथमार भी कहा जाता था। बांस के डिब्बों में लपेट कर रखे कागजों को लेकर हरकारों के दल दिन रात दौड़ते रहते थे। सार्वजनिक समाचार के लिए पूरा साम्राज्य ऐसे ही तीव्र सूचना तंत्रों से जुड़ा हुआ था। 10वां नंबर क्वेश्चन आइए, कमल महल का संबंध निम्नलिखित में से किस साम्राज्य से था? तो 10वां का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विजयनगर साम्राज्य से। विजयनगर के राजकीय केंद्र के सबसे सुंदर भवनों में से एक कमल महल है। संभवतः यह परिषदीय सदन था जहां राजा अपने परामर्शदाताओं से मिलता था। उल्लेखनीय है हजार राम मंदिर भी विजयनगर की स्थापत्य कला का एक विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। इसमें आंतरिक दीवारों पर रामायण के दृश्य उकेरे गए हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आइए। 11 बोल रहा है भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें यहाँ पे विचार करना है। तो 11 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों कथन जो हैं वो इसमें सही है। भाषा समिति ने सुझाव दिया कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी भाषा भारत की राष्ट्रीय भाषा होगी और समिति का मानना था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। पहले 15 वर्ष तक सरकारी कामों में अंग्रेजी का इस्तेमाल जारी रहेगा, ऐसा भाषा समिति ने सुझाव दिया था। 12 नंबर में आइए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के लेखक मोहम्मद इकबाल ने मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में उत्तर पश्चिमी भारतीय मुस्लिम राज्य के निर्माण पर बल दिया? तो 12 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1930। माना जाता है कि पाकिस्तान के गठन की मांग उर्दू कवि मोहम्मद इकबाल से शुरू होती है, जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा था। 1930 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण देते हुए उन्होंने एक उत्तर पश्चिमी भारतीय मुस्लिम राज्य की जरूरत पर जोर दिया था। नेक्स्ट आइए 13 नंबर क्वेश्चन में, कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 13 का इसका जो है ऑप्शन ए जो है ये सही नहीं है। इसमें पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आइए 14 नंबर में। 14 नंबर बोला संविधान सभा का चुनाव करते हुए मौजूदा प्रांतीय सभाओं को क, ख, ग तथा ग 3 हिस्सों में समूहबद्ध किया जाना था। इनकी स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो 14 का इसका हो जाएगा ऑप्शन बी जो है, यहाँ पे केवल जो 2 है वही सही है। ठीक है, देखिए समूह क जो होगा वो हिंदू बहुल प्रांत था। ठीक है, समूह ख जो है वो सही है, पश्चिमोत्तर के मुस्लिम बहुल प्रांत। और समूह ग जो होगा वो पूर्वोत्तर के मुस्लिम बहुल प्रांत यानी कि असम सहित। नेक्स्ट आइए 15 नंबर में। 15 नंबर क्वेश्चन बोला गांधी जी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बोरा उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है? तो 15 का यहाँ सी जो है ये दोनों सही है। ठीक है, वे जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे और सत्याग्रह का पहला प्रयोग गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किया था और भारत में इन्होंने चंपारण में 1917 ईस्वी में किया था। ठीक है, और गांधी जी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे। ठीक है, और उसके बाद जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। 16 नंबर में आइए। 16 नंबर बोल रहा है कि पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित करता है। तो 16 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महिलाओं की सार्वजनिक जीवन में सहभागिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से। नेक्स्ट आइए 17 नंबर में। 17 नंबर बोल रहा है भारत के नगरीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 17 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1 और 2 इसमें जो है
वो सही है, तीसरा जो है ये गलत है। 18 नंबर में आइए। 18 बोरा कोंकण रेलवे निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो 18 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र से कर्नाटक। ठीक है, और ये कोंकण रेलवे जो महाराष्ट्र में रोहा को कर्नाटक के मंगलोर से जोड़ता है और इसका निर्माण 1998 ईस्वी में हुआ था। 19 नंबर आइए। भारत का राष्ट्रीय जल मार्ग 2 किस नदी पर तथा किन दो स्थानों के बीच पड़ता है? तो 19 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र नदी पर, और सदिया और धुबरी के बीच ये है। ठीक है, और इसकी कुल लंबाई 891 किलोमीटर है और इसका विस्तार ब्रह्मपुत्र नदी पर है तथा भारत व बांग्लादेश साझेदारी में इसको प्रयोग करते हैं। 20 नंबर में आइए। 20 बोरा निम्नलिखित में से किस संचार तंत्र का उपयोग ई कॉमर्स तथा मौद्रिक लेन देन के लिए अधिक किया जाता है? तो ये तो बहुत लोग को पता होगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, इंटरनेट का। 21 नंबर आइए। पर्वतीय क्षेत्रों का उत्तर पूर्वी राज्यों और जनजातीय एवं पिछड़े क्षेत्रों में अवसंरचना को विकसित करने के लिए विशिष्ट क्षेत्र योजना को किस पंचवर्षीय योजना में तैयार किया गया था? तो 21 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 8वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट आइए 22 नंबर में। 22 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय कृषि उत्पादन में कमी का कारण है। तो 22 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी जो हैं इसके कारण हैं। 23 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो 23 का इसमें देख लेते हैं ऑप्शन। तो 23 का जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिमी विक्षोभ। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार पूछ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट आइए 24 नंबर में। निम्नलिखित में से कौन से कारक भारतीय जलवायु को प्रभावित करते हैं? तो 24 का इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अल नीनो, देखिए अल नीनो और ला नीनो ये दोनों आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और पश्चिमी जेठ धाराएं, तिब्बत का पठार, ये सभी जो है भारतीय जलवायु को प्रभावित करते हैं। 25 नंबर आइए। प्रायद्वीपीय पठार की सीमा निर्धारण से संबंधित नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो 25 का इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिमी कठियावाड़ प्रायद्वीप, ये जो है सही सुमेलित नहीं है। देखिए, नदियों के मैदान से 150 मीटर ऊंचाई से ऊपर उठता हुआ प्रायद्वीपीय पठार त्रिकोण आकार वाला कटा फटा भूखंड है और उत्तर पश्चिम में दिल्ली, कटक, अरावली का विस्तार है। पूर्व में राजमहल पहाड़ियां और पश्चिम में गिर पहाड़ियां हैं। ठीक है ना, पश्चिम में यहाँ पे गिर पहाड़ियां हैं और दक्षिण में कार्डमम इलायची की पहाड़ियां हैं और प्रायद्वीपीय पठार की सीमाएं जो है ये निर्धारित करती हैं। तो एक चीज़ यहाँ पे हो गया, पश्चिम में जो होगा क्या होगा, यहाँ पे आपका गिर पहाड़ियां हो जाएंगी। ठीक है, 26 नंबर देखिए। इंदिरा साहनी केस का संबंध निम्नलिखित में से किस विषय से है? ये बहुत ही चर्चित केस था। तो 26 का ये हो जाएगा ऑप्शन ए, पिछड़ा वर्ग आरक्षण से संबंधित। ठीक है, सरकार द्वारा मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में कई लोगों ने अर्जी दायर की, जिनमें से एक का नाम इंदिरा साहनी वाद 1992 का भी था। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में सरकार के पक्ष में फैसले दिए थे। 27 नंबर में आइए। 27 बोरा सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 27 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1 और 2 जो है सही है, 3 और 4 जो है वो गलत है। न्यायाधीशों की नियुक्तियों के मामलों में विधायिका को सम्मिलित नहीं किया जाता, ये सही है, क्योंकि न्यायाधीशों की नियुक्ति में कॉलेजियम काम करता है। न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति के पास वकालत का अनुभव या कानून विशेषज्ञ होना आवश्यक है, यह भी सही है। ये दोनों सही है, 3 और 4 जो है वो गलत है। ठीक है, देखिए, न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामलों में विधायिका को सम्मिलित नहीं किया गया है ताकि इसे दलगत राजनीति से अलग रखा जा सके। न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले के लिए किसी व्यक्ति को वकालत का अनुभव या कानून का विशेषज्ञ होना आवश्यक है।
न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित होता है, उनके कार्यकाल को कम नहीं किया जा सकता। कार्यकाल की सुरक्षा के कारण न्यायाधीश बिना भय या भेदभाव के अपना कार्य कर सकते हैं। न्यायपालिका कार्यपालिका या विधायिका पर वित्तीय रूप से निर्भर नहीं है। संविधान के अनुसार न्यायाधीश के वेतन और भत्ते के लिए विधायिका की स्वीकृति नहीं ली जाएगी। नेक्स्ट है ये 28 नंबर में, प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक जो है ये केवल एक ही सत्य है। प्रधानमंत्री के लिए कोई प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता। बहुमत प्राप्त पार्टी या गठबंधन द्वारा चुने गए नेता को राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल तय नहीं होता। जब तक उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है वह प्रधानमंत्री के पद पर आसीन रह सकता है। प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों के चुनाव हेतु स्वतंत्र होता है, बशर्ते उन्हें संसद का सदस्य होना चाहिए। लेकिन अगर वे उस समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं तो 6 माह के अंदर उनके लिए किसी सदन की सदस्यता प्राप्त करने की अनिवार्यता होती है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। तो इस हिसाब से 28 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक सही है। 29 नंबर आइए। 29 नंबर बोल रहा है, नीचे दिए गए कूट की सहायता से चुनाव प्रणाली के संदर्भ में नीचे दी गई सूची 1 और सूची 2 को सुम्मिलित कीजिए। ठीक है, तो यहां पे सुम्मिलित करना है। आप देख सकते हैं सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 18 वर्ष या उससे ऊपर के सभी नागरिकों को मताधिकार। ए का हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2। बी का देखिए, बी बोला कमजोर वर्गों का प्रतिनिधित्व, इसका हो जाएगा अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण। बी का हो जाएगा 4। खुली राजनीतिक प्रतिद्वंदिता, इसका हो जाएगा सभी को पार्टी बनाने तथा चुनाव लड़ने की आज़ादी। तो इसका सी का हो जाएगा 3। एक मत एक मोल, हर चुनाव में लगभग बराबर मतदाता, तो यहाँ पे एक हो जाएगा डी का। तो इस हिसाब से 29 का यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 30 नंबर में। 30 नंबर बोल रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों के निर्वाचन के लिए एक राज्य निर्वाचन आयुक्त का प्रावधान है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 30 का हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 243 के यानी 243 के में पंचायतों के निर्वाचन के लिए एक राज्य निर्वाचन आयुक्त का प्रावधान है। यह भारत के चुनाव आयुक्त की तरह स्वायत्त एवं स्वतंत्र है। 31 नंबर में आइए। 31 नंबर बोल रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे दो कथन दिया गया है, उस पर बोल रहा है कि कौन सा कथन दोनों में से सही है। तो 31 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों यहाँ पे कथन इसमें सही दिया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। 31 नंबर। 32 नंबर में आइए। 32 जो बोल रहा है, लोक प्रशासन एक नैतिक कार्य है और प्रशासक इसके नैतिक अभिकर्ता, यह कथन किसका है। तो 32 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्डेवेड टीड का। तो आर्डेवेड टीड लोक प्रशासन को कला के रूप में मानने वालों में शामिल थे। उनका मानना था कि लोक प्रशासन एक उद्देश्य हेतु व्यक्तियों और समूहों के संगठित कर एक दूसरे के निकट लाता है और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक आंतरिक गुण की आवश्यकता होती है और वह गुण ही कला है, जिसे कि अन्य कलाओं की भांति खरीदा नहीं जा सकता। 33 नंबर आइए। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर की गई थी। तो 33 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एफ लवी समिति के अनुशंसा पर। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना एफ लवी समिति 1953 की अनुशंसा पर हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। 34 नंबर में आइए। 34 नंबर बोल रहा है, किसी भी संगठन में अभिप्रेरणा को सुचारू बनाने तथा कार्मिकों को प्रोत्साहित करने की विधियों में कौन कौन शामिल किए जाते हैं। तो 34 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं कूट, वो सभी इसमें शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट है ये 35 नंबर में। 35 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, भारतीय लोक प्रशासन में पोर्टफोलियो विभाग विभाजन किस गवर्नर जनरल ने शुरू किया था। तो 35 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग ने।
और इस ये शुरू की गई थी 1859 ईस्वी में। 36 नंबर आइए, भारत के रक्षा अस्त्रों में एक प्रमुख नाम है प्रद्युम्न, यह एक है, तो यह क्या है? तो 36 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, इंटरसेप्टर प्रक्षेपास्त्र है ये। नेक्स्ट आइए 37 नंबर। 37 बोरा निम्नलिखित में से कौन सा कथन विनिमय दर को सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है? तो 37 का हो जाएगा ऑप्शन बी, विदेशी मुद्रा की एक इकाई क्रय में खर्च हुई घरेलू मुद्रा की कुल इकाई। और दूसरे देशों की मुद्रा के रूप में प्रथम देश की मुद्रा की कीमत को विनिमय दर कहा जाता है, चूंकि दो करेंसियों के बीच एक प्रतिसाम्य की स्थिति होती है। 38 नंबर आइए। 38 बोरा कथन दिया गया है, मुद्रा का अवमूल्यन यानी कि डिवैल्यूएशन निर्यात को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो ये भी सही है, चाइना वगैरह ये सब हथकंडे अपनाते रहता है, तो ये सही है। ठीक है, कथन मुद्रा के अवमूल्यन डिवैल्यूएशन के कारण विदेशी बाजार में देसी वस्तुएं सस्ती हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि कथन सही है, कारण भी सही है, कारण भी स्वाभाविक है, सही है, लेकिन जो कारण कथन की सही तथा कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, 39 नंबर आइए। 39 बोरा ब्रेटन वुड्स प्रणाली के अंतर्गत किन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की स्थापना हुई? तो 39 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 2 का, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का ब्रेटन वुड्स प्रणाली के अंतर्गत इसकी स्थापना हुई थी। और 1944 ईस्वी में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना हुई तथा स्थिर विनिमय दर प्रणाली की भी पूर्ण स्थापना की गई। नेक्स्ट आइए 40 नंबर में। 40 बोरा सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। ठीक है, और 40 का इसका सही जो आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे राजकोषीय घाटा है, बजटीय घाटा है, राजस्व घाटा और प्राथमिक घाटा, यहाँ पे आपको मिलान करना है। ठीक है, जब भी बजट वगैरह होता है तो इस टर्म का बहुत सारा यूज किया जाता है। तो 40 का इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, यानी कि ए का 4 हो जाएगा, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। नेक्स्ट आइए 41 नंबर में। 90 के दशक में भारत ने वित्तीय संकट के समय किन किन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त किया था? तो 41 का हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल 1 और 4 से, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से। और करीब कितना ऋण लिया था दोनों से? तो करीब करीब इससे $7 बिलियन का ऋण लिया गया था। नेक्स्ट आइए 42 नंबर में। 42 बोरा जीडीपी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो दो कथन दिया गया, पूछा कौन से सत्य हैं, तो यहाँ पे बी जो है, केवल 2 जो है यही सत्य है, पहला यहाँ पे गलत है। सकल घरेलू उत्पाद को किसी देश के कल्याण के सूचकांक के रूप में लेना गलत होता है, क्योंकि किसी देश के जीडीपी में सभी लोगों का योगदान एक समान नहीं रहता। अर्थव्यवस्था में अनेक कार्यकलापों का मूल्यांकन मौद्रिक रूप में नहीं होता है, जिससे वे जीडीपी में शामिल नहीं हो पाते। उदाहरणार्थ, महिलाएं जो अपने घरों में घरेलू सेवाओं का निष्पादन करती हैं, सुदूर अल्पविकसित क्षेत्र जहां पर वस्तु विनिमय होता है, ये सब जो है इसमें शामिल नहीं हो पाता है। 43 में आइए, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध है। ठीक है, तो 43 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी करने से। और एक है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है, ओजोन परत संरक्षण से। एक है रामसर प्रोटोकॉल, वो सब भी आप लोग आर्द्र भूमि के विकास में संरक्षण में रामसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट 2-3 है। 44 आइए, विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, तो किसके द्वारा की जाती है? तो 44 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, विश्व बैंक के द्वारा। सन 1978 से विश्व बैंक द्वारा हर साल विश्व विकास रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। 45 नंबर क्वेश्चन में आइए। 45 बोरा 1991 में अपनाई गई नई आर्थिक नीतियों के परिणाम स्वरूप विदेशी मुद्रा भंडार में, तो 45 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, वृद्धि हुई थी। ठीक है, 1991 में ये नई आर्थिक नीति अपनाई गई थी। नेक्स्ट आइए 46 नंबर में। 46 बोल रहा है रसायन और उसके प्रभाव को सम्मिलित करना है सूची 1 और सूची 2 में।
तो 46 का इसके अनुसार जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, 1 4 2 3। 1 4 2 3, एक, इसका 4, इसका 2 और इसका 3। 47 नंबर में आइए, बोल रहा है तारों और ग्रहों में अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो 47 का यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन। सॉरी, यहाँ पे आएगा, हाँ 47 का। तो यहाँ पे देख लीजिए कौन सा कूट इसमें सही है। तो 47 का इसका जो कूट है सही, सी, दोनों दोनों इसका शामिल होगा। तारों का अपना प्रकाश होता है जबकि ग्रहों में नहीं, सही है। तारे टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह ऐसा नहीं करते, यह भी सही है। नेक्स्ट आइए 48 नंबर में। 48 बोरा लेंसों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 48 का इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2। ठीक है, केवल 2 जो है ये सही है। अवतल लेंस सदैव आभासी, सीधा तथा आकार में बीम से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। नेक्स्ट आइए 49 नंबर में। 49 बोरा प्रकाश के परावर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 49 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 इसमें दोनों सही है। नेक्स्ट आइए 50 में। 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नेत्रों का कौन सा भाग नेत्रों के विशिष्ट रंग के लिए उत्तरदायी होता है। तो 50 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, पुतली। ठीक है, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है 51 नंबर में। 51 बुरा कथन ए, खाद्य पदार्थों के भंडारण में उपयोग किए जाने वाले टीन के डिब्बों में लोहे के ऊपर टीन का विद्युत लेपन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया जाता है। कारण दिया गया है टीन लोहे से कम क्रियाशील होता है। तो 51 का इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, नेक्स्ट आइए 52 नंबर में। 52 नंबर बोल रहा है मिलान करना है, बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी विशेषता बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन कूट में दिया गया है, तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। 52 नंबर है, तो 52 का यहाँ पे है, देखिए नाग एंटी टैंक मिसाइल है, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल। तो नाग हो जाएगा, इसमें बोल रहा है विशेषता सही कूट का। तो चौथा यहाँ पे जो है सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, और पूछ रहा है उपयुक्त में से कौन सा सही है। तो देखिए 52 का जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 2 3, 1 2 3 सही है। ठीक है, यहाँ पे 52 का जो दिया गया है वो सी हो जाएगा, 1 2 3 सही है। और यहाँ पे देख लेते हैं 1 2 3। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 सही है। और नाग के बारे में क्या है, देखिए नाग है नाग जो है एंटी टैंक मिसाइल है। ठीक है, और आकाश जो है वो सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। तो यहाँ पे नाग वाला जो है ये गलत है। नाग का क्या हो जाएगा, नाग एंटी टैंक मिसाइल है और इसका जो दिया गया है सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल ये आकाश है। ठीक है ना, तो इसी वजह से चौथा गलत है, बाकी ये सभी सही सुमलित है। 53 में आइए अब। हाल ही में चर्चा में रहे आइंस्टाइन रिंग के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही है। तो 53 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह एक खगोलीय परिघटना है और यह कई मिलियन दूर स्थित आकाशगंगाओं में से एक सीधी रेखा में आने पर घटित होती है। 54 नंबर में आइए। 54 बोल रहा है कि रिसोर्स सेट 2A के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 54 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 2 3। 1 2 3 इसका सही हो जाएगा। 55 नंबर में आइए, 5G तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो 55 का यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, 55 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, एक तो सही है, 4G LTE के बाद है। और LTE का जो फुल फॉर्म होता है यहाँ पे आप लोग देखिए, 4G हो गया मतलब फोर्थ जनरेशन,
LTE का होता है, कहीं कहीं आप देखते होंगे LTE लिखा होता है लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, और कहीं कहीं वोल्टी लिखा रहता है VOLTE होता है, ठीक है। तो वोल्टी का फुल फॉर्म होता है वॉइस ओवर LTE, मतलब वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तो पहल 55 में हो जाएगा 1 और 3 इसका सही हो जाएगा। दूसरा जो है ये गलत है। नेक्स्ट आइए 56 में। 56 बोल रहा है एक्वापोनिक फॉर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है। तो 56 का इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। यह मत्स्य पालन और बिना मिट्टी के सब्जियों की खेती की तकनीक को सम्मिलित करती है। यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 57 नंबर आइए, नॉन फोटोकेमिकल क्वेचिंग का आशय निम्नलिखित में से किससे है। तो 57 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यह तकनीक पौधों को प्रकाश की उच्च तीव्रता के प्रभाव से बचाने में सक्षम है। 57 का डी, ठीक है। और नॉन फोटोकेमिकल क्वेसिंग एक ऐसी तकनीक है जिसके अंतर्गत पौधे और शैवाल प्रकाश की उच्च तीव्रता के प्रतिकूल प्रभावों से स्वयं को बचाने के लिए स्वयं को सक्षम बनाता है। उल्लेखनीय है कि पौधों की पत्तियां जरूरत से ज्यादा सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेती हैं, तो ऐसे में पत्ती के अंदर हुए रासायनिक परिवर्तन के माध्यम से अतिरिक्त ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में क्षय होने देती है। इसी प्रक्रिया को नॉन फोटोकेमिकल क्वेचिंग कहा जाता है। 58 नंबर आइए। 58 बोल रहा है फार्माकोजेनोमिक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो 58 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यह दवाओं के प्रति किसी व्यक्ति के अनुवांशिक स्वरूप के प्रभाव का अध्ययन करने में सहायता करती है। नेक्स्ट आइए 59 में। 59 नंबर बोल रहा है कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केंद्र एटिक अथवा ATIC की स्थापना के उद्देश्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 59 का तो विचार करना है इसमें। तो 59 का देखिए, इसमें से 1 2 3 कथन दिया है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि उपयुक्त कौन सा सही है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा 1 2 3, इसमें तीनों जो है कथन ये सही है, ठीक है। और एटिक ATIC इसका फुल फॉर्म होता है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सेंटर, ठीक है। और इसकी स्थापना 1999 ईस्वी में नई दिल्ली में की गई थी। 60 नंबर में आइए। 60 बोरा मेघ विजन क्लाउड सीडिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 60 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों इसमें सही है। यह बादलों में नमी की मात्रा को प्रभावित करने की एक युक्ति है। इससे मानसून की अनियमितता में होने वाली समस्या को समाप्त किया जा सकता है। दोनों सही है। 61 नंबर में आइए। झारखंड में नाग वंश की स्थापना करने वाले फनी मुकुट राय के पालनकर्ता कौन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 61 का इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 61 का ऑप्शन सी मदरा मुंडा, ठीक है। झारखंड में नागवंश की स्थापना फनी मुकुट राय ने की थी और इनके पिता पुंडरीक नाग और माता पार्वती थी, परंतु इनके माता पिता का देहांत इनके जन्म के समय ही हो गया था और तब इनका पालन मुंडा राजा के अंतिम राजा मदरा मुंडा के द्वारा किया गया था। 62 नंबर में यह झारखंड के एक बहुत ही विचित्र स्थल बरसो पानी गुफा किस जिले में अवस्थित है। देखिए प्रीवियस जो वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें यह था क्वेश्चन। तो 62 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी हजारीबाग में। और हजारीबाग जिले के बड़का गांव स्थित बरसो पानी गुफा अवस्थित है। यहाँ ताली बजाने पर गुफा में पानी गिरता है। 63 आइए। झारखंड के एकमात्र नौगम्य नदी का उद्गम किस जिले से होता है। तो 63 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए देवघर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। झारखंड की एकमात्र नौगम्य नदी मयूराक्षी नदी है जिसका उद्गम देवघर जिले में अवस्थित त्रिकुट पहाड़ी से होता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा इसका एक्सप्लेनेशन के साथ भी। 64 आइए। झारखंड के छोटा नागपुर पठार की ऊंचाई पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर क्रमशः। तो 64 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए बढ़ता है।
65 में आइए अब। झारखंड के भगवान कहे जाने वाले बिरसा मुंडा पर आधारित पुस्तक बिरसा भगवान के रचनाकार कौन है? ठीक है, तो 65 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए धनपत महतो। 66 नंबर में आइए। 66 बोल रहा है उरांव जनजाति में अपने संस्कृति की निरंतरता के लिए युवाओं के लिए प्रचलित युवा गृह किस नाम से जाना जाता है? तो 66 का हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन बी घुमकुरिया। और उरांव जनजाति का युवा गृह घुमकुरिया के नाम से जाना जाता है, जबकि घोटुल जो के है घोटुल के नाम से संथालों में और गितियोडा मुंडाओं में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 67 में। 67 बोल रहा है कि संथाली भाषा की लिपि ओल चिकी का आविष्कार पंडित रामनाथ मुर्मू ने कब किया था? तो 67 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1941 ईस्वी में। नेक्स्ट आइए 68 में। झारखंड का सबसे लंबा राजकीय पथ कौन सा है? तो 68 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी स्टेट हाईवे 24। यहाँ पे राजकीय बोला है तो स्टेट हाईवे 24 और इसकी लंबाई है 183 किलोमीटर। और यह राजकीय मार्ग का विस्तार जो है वो दुमका से साहेबगंज तक है। अगर राष्ट्रीय राजमार्ग के संदर्भ में सबसे लंबी राजमार्ग हो जाएगी NH-33, जिसका विस्तार बरही से बहरागोड़ा तक है और इसकी कुल लंबाई लगभग 333 किलोमीटर है। 69 में आइए। झारखंड की सबसे बड़ी नदी दामोदर का उद्गम किस जिले में अवस्थित है? तो 69 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी लातेहार। ये सब याद रखिएगा। झारखंड की सबसे बड़ी नदी दामोदर का उद्गम लातेहार जिला का टोरी क्षेत्र में से होता है। ठीक है, 70 नंबर आइए। 70 बोरा झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का को आय से अधिक संपत्ति के मामले में कितने वर्ष की सजा सुनाई गई है? तो 70 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7 वर्ष की सजा। और झारखंड पार्टी से विधायक रहे एनोस एक्का वर्ष 2005 से 2008 तक सरकार में कैबिनेट मंत्री के पद पर थे। 71 नंबर आइए। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो 71 का इसका हो जाएगा ऑप्शन डी 112। और ये जो होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा इसे प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए 72 में। इनमें से कौन सा राज्य स्थानीय लोगों के लिए सरकारी नौकरियों की 100% सीटों को आरक्षित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो 72 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य की सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों को 100% आरक्षण देने की घोषणा की है। और अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड में ग्रुप 3 तथा 4 के 100% सीट को स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित किया गया है। आंध्र प्रदेश देश में पहला राज्य बन गया है जहां प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोगों को आरक्षण दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आइए 73 में। 73 बोरा इनमें से किस भारतीय हवाई अड्डे को देश का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा घोषित किया गया है? तो 73 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, जो कि दिल्ली में है। तो दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा बन गया है और इस हवाई अड्डे ने 2018 में पर्यावरण दिवस के बाद सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त बनने के लिए कार्य शुरू किया था। ठीक है, नेक्स्ट आइए 74 में। बोरा केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने मां और नवजात शिशु के जीवन की सुरक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क प्रदान करने हेतु किस योजना का शुभारंभ किया है? तो 74 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना सुमन। ठीक है, और ये जो था ये 10 अक्टूबर 2019 को इसका उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट आइए 75 नंबर में। 75 बोरा गणतंत्र दिवस 2021 के परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान मिला? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। करंट का है। 75 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश ने अयोध्या मंदिर पर आधारित झांकी प्रदर्शित की थी, इसी में इनको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था।
नेक्स्ट आइए 76 नंबर में। 76 बोला देश की प्रमुख लॉजिस्टिक्स कंपनी ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड TCIL के प्रबंध निदेशक कौन है? तो 76 का हो जाएगा ऑप्शन ए विनीत अग्रवाल। और विनीत अग्रवाल ने भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल यानी कि एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाल लिया है। नेक्स्ट आइए 77 में। वर्चुअल यानी कि आभासी माध्यम से 17 नवंबर 2020 को आयोजित 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का थीम क्या था? 77 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 77 का इसका हो जाएगा ऑप्शन ए वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा और अभिनव विकास। ठीक है, ये हो गया 12वें ब्रिक्स सम्मेलन के लिए। और सभी के लिए 21वीं सदी के लिए अवसरों का एहसास या 15वें G20 शिखर सम्मेलन का ये थीम था। और आत्मनिर्भर भारत में योगदान, ये जो थीम था ये 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का था। और 45वें G7 शिखर सम्मेलन का थीम था असमानता का मुकाबला करना। 78 में आइए दिसंबर 2020 तक भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर नामित आर्द्र भूमि है? तो 78 का इसका हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में। भारत में कुल 42 रामसर स्थल हैं। रामसर कन्वेंशन के तहत यह आर्द्र भूमि अंतर्राष्ट्रीय महत्व की मानी जाती है। हिमाचल प्रदेश में 3 है, पंजाब में 6, उत्तर प्रदेश में 8, जम्मू कश्मीर में 3 है। 79 है ये भारत के किस राज्य में पहली बार मिरिस्टिका स्वैम्प ट्री फ्रॉग को देखा गया? ठीक है, मिरिस्टिका स्वैम्प ट्री फ्रॉग को देखा गया। तो 79 का हो जाएगा ऑप्शन बी केरल में। और इसका वैज्ञानिक नाम जो है वो थोड़ा सा अटपटा है। इसका वैज्ञानिक नाम है मरकुराना मिरिस्टिका पोलिस्ट्रिस। यह दुर्लभ वनस्पतिक एरोबेरा प्रजाति पेड़ों के बीच या अंदर रहने वाली है। ये प्रजनन के मौसम के दौरान केवल कुछ हफ्तों के लिए ही सक्रिय रहते हैं। 80 नंबर आइए। 80 नंबर बोल रहा है कोटूर हाथी पुनर्वास केंद्र विश्व में सबसे बड़ा देखभाल केंद्र बनने के लिए तैयार है। यह कहाँ स्थित है? तो ये भी आप लोग 80 का याद रखिएगा। ये हो जाएगा ऑप्शन डी केरल में। केरल के तिरुवनंतपुरम में कोटूर में। ठीक है, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट जो है 81 नंबर है हिमालयाई ग्रीफन गिद्ध से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 81 के यहाँ पे देखिए विचार करना है। 3 कथन दिया गया, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही पूछ रहा है। तो 81 का यहाँ पे बी हो जाएगा। 1 और 3 कथन यहाँ पे सही है, यानी कि देखिए 1 और 3 सही है, दूसरा इसमें गलत है। ठीक है, नेक्स्ट आइए 82 में। यहाँ पे भी बोल रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन से कथन सही है। ठीक है, तो 82 का इसका हो जाएगा 82 का इसका हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सही है। ठीक है, 1 2 3 इसमें सभी सही हैं। 83 में आइए। 83 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी टी कोशिकाओं का कार्य है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 83 का हो जाएगा ऑप्शन ए प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया। टी सेल जिसे टी लिम्फोसाइट भी कहा जाता है, ल्यूकोसाइट सफेद रक्त कोशिकाओं का एक प्रकार है जो प्रतिरक्षा प्रणाली का एक अनिवार्य हिस्सा है। टी कोशिकाएं 2 प्राथमिक प्रकार के लिम्फोसाइट में से एक है। बी कोशिकाएं दूसरी प्रकार है जो शरीर में एंटीजन विदेशी पदार्थों के प्रति प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया की विशेषता निर्धारित करती है। 84 आइए। पद्मनाभ स्वामी मंदिर जिसे कभी कभी समाचार पत्रों में देखा जाता है वास्तुकला की किस शैली से संबंधित है? तो 84 का हो जाएगा ऑप्शन डी द्रविड़ शैली। देख लीजिए एक बार आप लोग द्रविड़ शैली, नागर शैली, ठीक है, ये सब पढ़ लीजिएगा। 85 आइए। 85 बोला अनिवार्य लाइसेंसिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 85 का हो जाएगा इसका ऑप्शन ए केवल एक जो है यही केवल सही है। भारत में अनिवार्य लाइसेंसिंग भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970 के तहत विनियमित है। दूसरा इसमें गलत है। नेक्स्ट आइए 86 नंबर। 86 यहाँ पे बोल रहा है कि आजकल शहरीकरण की होड़ में वनों की अंधाधुंध कटाई से कई समस्याएं उभरकर सामने आ रही हैं, जिनमें कौन इसके अंतर्गत शामिल है?
तो 86 का इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी जो है इसमें शामिल है। 87 में आइए। 87 बोरा वर्तमान में ऊर्जा की मांग की पूर्ति हेतु भूतापीय ऊर्जा एक अच्छा विकल्प के रूप में उभर रहा है। यह ऊर्जा स्रोतों को किस समूह में शामिल किया जाता है? तो 87 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गैर परंपरागत और नवीनीकृत ऊर्जा के स्रोत में। 88 नंबर में आइए। 88 बोरा निम्न में से कौन सुमेलित जोड़ा नहीं है? ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 88 का जो यहाँ पे है ऑप्शन बी जो है ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी यहाँ पे ठीक है इसका सही सुमेलित नहीं है, बाकी ये सभी सही सुमेलित है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, एक बार इसे आप लोग चेक कीजिएगा, मुझे ध्यान से उतर गया है। एक बार आप लोग जरूर इसे देख लीजिएगा, ठीक है, और सारा का इसका नोट्स आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 88 का जो है ये बी जो है ये जोड़ा सही नहीं है, ठीक है। 89 देखिए। 89 संयुक्त राष्ट्र के गठन के समय इसके चार्टर के 5वें अध्याय में सुरक्षा परिषद के संगठन संबंधी नियमों का जिक्र है। इसके अनुसार सुरक्षा परिषद में मूलतः कितने स्थायी और अस्थायी सदस्य थे? तो 89 का इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, इसमें 89 का जो सही आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। जो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। 89 का क्या है कि संयुक्त राष्ट्र के गठन के समय इसके चार्टर के 5वें अध्याय में सुरक्षा परिषद के संगठन संबंधी नियमों का जिक्र है और इसके अनुसार सुरक्षा परिषद में मूलतः 5 अस्थायी और 6 अस्थायी सदस्य थे। इसमें से कोई भी ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया, ठीक है। 5 अस्थायी और 6 अस्थायी सदस्य थे। इसमें 1965 में चार्टर में संशोधन कर अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 10 कर दी गई। नेक्स्ट आइए 90 नंबर में। 90 नंबर बोल रहा है संयुक्त राष्ट्र के अनुषंगी संगठन विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसका उद्देश्य विश्व भर में सभी लोगों के लिए स्वास्थ्य के उच्चतम संभव स्तरों तक पहुंचाना का गठन किस वर्ष किया गया? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का गठन किस वर्ष किया गया? तो 90 का हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, 1950 में। 91 नंबर आइए। वर्ष 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न तथा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है? तो 91 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारोत्तोलन से, ठीक है। और ये मणिपुर की रहने वाली हैं। हाल ही में इन्होंने 203 किलोग्राम का भार उठाकर एक नया कीर्तिमान बनाया है। 92 नंबर में आइए। 92 में तो हो गया। 91 का यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, 91 का हो जाएगा ऑप्शन बी। 92 नंबर आइए। इस वर्ष राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो 92 का हो जाएगा ऑप्शन सी, गुलमर्ग में। राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों का आयोजन जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में किया जाएगा। नेक्स्ट आइए 93 में। बोरा हाल ही में लॉरियंस पुरस्कार 2020 में सचिन तेंदुलकर को किस श्रेणी के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 93 का हो जाएगा ऑप्शन सी, स्पोर्टिंग मूवमेंट ऑफ द ईयर अवार्ड। 94 में ये फ्लाइंग फिश के उपनाम से कौन सा खिलाड़ी विख्यात है? तो 94 का हो जाएगा ऑप्शन सी, माइकल फेल्प्स। माइकल फेल्प्स जो विश्व के सर्वश्रेष्ठ तैराक माने जाते हैं, ये अमेरिका के हैं, को ही फ्लाइंग फिश के नाम से जाना जाता है। इन्होंने ओलंपिक में सर्वाधिक 23 गोल्ड मेडल जीतने का रिकॉर्ड बनाया है। 95 नंबर में आइए। विश्व स्तर पर दिया जाने वाला ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो 95 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संगीत के क्षेत्र में। 96 आइए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद की नियुक्ति के लिए बनी समिति में निम्न में से कौन शामिल नहीं होते हैं? तो 96 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति इसमें शामिल नहीं होते हैं। तो 96 का इंपॉर्टेंट यहाँ पे तथ्य है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद के लिए नियुक्ति के लिए बनी समिति में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा के स्पीकर, लोकसभा में विपक्ष के नेता, राज्यसभा में विपक्ष के नेता और राज्यसभा के उपाध्यक्ष शामिल होते हैं और इनके अनुशंसा के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। 97 नंबर में आइए। झारखंड राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो 97 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2010 में।
98 आइए, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष होते हैं। तो 98 का हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, मुख्यमंत्री। 99 आइए, आपदा प्रबंधन योजना के 3 चरण क्या हैं? तो 99 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निकासी, पुनर्निर्माण और धारणा। 100 नंबर आइए, इस टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन, भारत के रक्षा अस्त्रों में एक प्रमुख नाम प्रद्युमन है, यह एक। तो 100 का हो जाएगा यह एक, ऑप्शन सी, इंटरसेप्टर प्रक्षेपास्त्र है। और हवा में ही यह प्रक्षेपास्त्र दुश्मन के प्रक्षेपास्त्र को हवा में ही मार गिराने में सक्षम है। तो दोस्तों ये वाला जो टेस्ट सीरीज था बहुत इंपॉर्टेंट था, इसका एक्सप्लेनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट था। इस वजह से आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि वो भी जेपीएससी की अच्छे से तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से कर सकें। अगर आपने हमारे ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। वहाँ पे टेस्ट सीरीज से संबंधित स्टडी मटेरियल जेपीएससी के लिए प्रोवाइड करवाया जा रहा है। सारे का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, वहाँ से आप लोग जाके ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में स्क्रॉल डाउन करके भी चेक कर सकते हैं, वहाँ पे हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। सारा कुछ का डिटेल वहाँ पे दे दिया गया है, आप लोग उसे ज्वाइन कर लें। और इस वीडियो को, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रमोट करें, ताकि जो भी फ्री में टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं वो दे सकें और हमारे इस चैनल के माध्यम से लाभ उठा सकें। तो हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लें और हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।